मैं चौधरी साहब चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 विविधता एवं भेदभाव। कौन सा चैप्टर होगा? विविधता एवं भेदभाव। उससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं, विविधता की समझ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। सबसे पहले क्या दिया गया है? विविधता व भेदभाव, यानी कि भेदभाव के कारण। पहले हम विविधता की समझ, किन किन कारणों से विविधता होती है, समानता, असमानता या फिर जो अनेकता है वो किस किस प्रकार से हमारे इंडिया के अंदर आई, तो वो चीज़ें हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे भेदभाव के कारण, यानी कि जो भेदभाव होता है वो किस प्रकार होता है। किस इंसान को गरीब समझना, अमीर समझना, ये वो, शहर के लोग, गांव के लोग, इस जात के लोग, उस जात के लोग, इस धर्म के लोग, उस धर्म के लोग, ये जो भेदभाव है ये किन कारणों से आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ संविधान के प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, इन सभी के बारे में आज हम देखेंगे। आपको पता है पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि भेदभाव आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या फिर असमानता क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो थिंकिंग हो गई, उसके बाद में लैंग्वेज हो गई, रिलीजियस हो गए, स्किल्स हो गई, आपकी एज हो गई, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गई, कल्चर हो गया, आपका एक्सपीरियंस हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट होता है, जॉब लेवल हो गया, या फिर जेंडर हो गया, या फिर फिजिकल एबिलिटीज हो गई, या फिर रेसिस हो गई, या फिर प्रोस्पेक्टिव्स हो गए। तो ये सब चीजें हैं, या फिर नेशनैलिटी। इन्हीं सब चीजों से क्या होता है? भेदभाव आता है। इन्हीं सब चीजों से असमानता आती है, इन्हीं सब चीजों से विविधता आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28 जो आर्टिकल हमारा, उसके बारे में भी हम जरूर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे आपको क्या दिया गया है? विविधता एवं भेदभाव। क्या दिया गया है? विविधता एवं भेदभाव, यानी कि जो विविधता है और जो भेदभाव है वो कैसे आता है, किन कारणों से होता है। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या दिया गया है? सबसे पहले आपका आता है हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीजों पर निर्भर करता है। क्या कहा गया है? हम क्या हैं, हम कैसे हैं और कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। कहा क्या गया है कि हमारे देश के अंदर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक प्रकार के लोग, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के लोग अलग अलग खाना खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग अलग अलग जो उनका पहनावा होता है, अलग अलग जगह के लोग जो है अलग अलग खेल खेलते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं अकॉर्डिंग देयर रिलीजियस। तो इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है, यानी कि ज्योग्राफिकल डिफरेंस भी आता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो चीजें होती हैं वो किसी भी इंसान के रहने खाने पीने पे, उनके फेस्टिवल्स पे या उनकी भाषा पे किस प्रकार इफेक्ट करता है। तो वो पहले चैप्टर में हमने किया है डिस्कस अच्छे से। संसार में 8 प्रकार के मुख्य धर्म हैं, यानी कि पूरे संसार में 8 प्रकार के मुख्य धर्म हैं। तो इन सभी भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी कि मानने वाले रहते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर उन पूरे वर्ल्ड के अंदर 8 धर्म हैं, और उन सभी 8 धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं वो हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं। सबके आप यहां देखेंगे डायग्राम में, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि सबका जो लोगो है रिलीजियस के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग है। जैसे ये हिंदू का हो गया यहाँ पे ओम, ये बुद्ध का हो गया जो बुद्धिज्म लोग होते हैं, ये इस्लाम का हो गया, ये जो पारसी जो लोग होते हैं उनका ये हो गया, फिर सिखों का ये हो जाता है, उसके बाद में तो जैन लोग होते हैं उनका ये हो जाता है, फिर जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका ये हो जाता है, फिर जुडाइज्म जो लोग होते हैं उनका ये लोगो होता है। तो हमारे इंडिया के अंदर
प्रमुख कारण यही है कि हमारे इंडिया के अंदर 8 धर्म के लोग पाए जाते हैं, और डेफिनेटली सीधी सी बात है कि जिस देश के अंदर इतनी विविधताओं वाले लोग रहते होंगे तो वहां पे भेदभाव होना भी एक आम बात है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अच्छे से समझ पाएंगे। आपको यहां पे वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा होगा। पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो मुख्य धर्मों के लोग कौन कौन से मुख्य धर्म हैं, तो मोस्टली हैं क्रिश्चियन हो गया, इस्लाम हो गया, बुद्ध हो गया और हिंदू हो गए। तो ये मुख्य धर्म हैं। इनमें से आप देखेंगे कि आपको ये एरिया हो गया तो इसमें क्रिश्चियन जो ज्यादा हैं उसको डिनोट करता है ये कलर। तो मैक्सिको हो गया, इस साइड आपका ये अमेरिका के अंदर, तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट हो गया। यहाँ पे जैसे जैसे ये आपको देखेंगे आप डायग्राम ये मैप में देख सकते हैं, और नीचे यहाँ पे आपको दिया गया है कि कौन से मुख्य हैं। तो पॉज करके आप खुद देख लीजिएगा कि कौन से धर्म के लोग कौन सी उसमें कंट्री में कौन से धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। जैसे इंडिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इंडिया का ये जो कलर है किसको डिनोट कर रहा है, ये हिंदू को। तो इंडिया के अंदर आप अपने इंडिया के अंदर देखेंगे तो मोस्टली जो लोग हैं हिंदू सबसे ज्यादा आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो आप मैप में पॉज करके वीडियोज को देख लीजिएगा, नीचे दिया गया है सब कुछ। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे आपको क्या दिया गया है। यहां पे आपको दिया गया है विविधता एवं भेदभाव का नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा। यहां 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 1600 से ज्यादा भाषाएं यहां पे बोली जाती हैं। यहां 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। क्या कहा गया है, यहां 16 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं कम से कम, और यहां पे 100 से ज्यादा लोग हैं वो अलग अलग नृत्य करते हैं। मान लो आपको यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर और नीचे डायग्राम में, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अलग नृत्य कर रहे हैं। नीचे वाली पिक जो होगी इसमें जो है ये अलग नृत्य कर रहे हैं। फिर बात आती है लैंग्वेज की, तो हमारे देश के अंदर जो है बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। हिंदी, नेपाली, मराठी, उर्दू, तेलुगु, राजस्थानी, हरियाणवी। तो ये सब जो लैंग्वेज हो गई और ये जो नृत्य हो गए ये भी किसी ना किसी प्रकार विविधता एवं भेदभाव का कारण बनते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विविधता एवं भेदभाव। नेक्स्ट हमारा फिर से वही सेम टॉपिक रहेगा, विविधता एवं भेदभाव। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। क्या कहा गया है, जो विविधता होती है वो हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है, क्योंकि विविधता कई बार हमें बहुत कुछ देखने सुनने को मजबूर कर देती है। दूसरा, हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। क्या कहा गया है, सिंपल साफ शब्दों में कहा गया है कि जो लोग हमारी तरह खाना खाते हैं, हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह पहनते हैं, हमारी तरह जिनकी थिंकिंग होती है, तो उनके साथ हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं और वहां पे आपके लोकल फ्रेंड आपको मिल जाते हैं, तो आपकी थिंकिंग भी हो सकता है कि सेम हो। आप उनसे डरेंगे नहीं, क्योंकि आपके वो लोकल एरिया के जो होंगे तो आप उनको जानते हो, उनका रहना पीना खाना सब कुछ उनके बारे में आप जानते होते हो। लेकिन वहीं पे अगर कोई फॉरेनर अगर आपको मिल जाए तो आप सोचोगे कि उसका रहन सहन वो देख के थोड़ा आप सोचोगे असुरक्षित महसूस करने लग जाओगे। उसके बाद में कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत ही अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। क्या कहा गया है, कभी कभी हम जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग होते हैं और वे बहुत अजीब और अपरिचित से लगते हैं। अगर मान लो कि मैं इंडिया की ही बात करूं, तो मान लो कि यहाँ का पहनावा अपने जो मध्य जो इंडिया है वहाँ का कुछ और मिलेगा। अगर साउथ में जाओगे तो वहाँ का पहनावा थोड़ा अलग मिलेगा, केरला में जाओगे तो वहाँ अलग मिलेगा। जैसे बिहार में देख लो, यहाँ पे हरियाणा में क्या करेंगे, धोती कुर्ता पहनते हैं ज़्यादातर लोग, या फिर पगड़ी बांधते हैं। बिहार में अगर जाएंगे तो क्या है, मोस्टली लोग लुंगी बांध के रहते हैं। तो विविधता यही देखने को मिल जाती है कि हरियाणा और बिहार या राजस्थान और बिहार में देखने को मिल जाती है। तो अगर कोई अलग बंदा हमें मिलता है जो पहनावा उसका अलग हो, बोलने चलने का उसकी लैंग्वेज अलग हो, तो उससे थोड़ा हम असहज हो जाते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। हम किसी भी इंसान को देखते हैं, मान लो कोई गरीब इंसान आपको मिल गया, कोई अमीर मिल गया या कुछ भी है। मान लो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया शहर और गांव का एग्जांपल, तो गांव के लोग जब भी सिटी का नाम लेंगे तो क्या आएगा उनके दिमाग में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आएंगी, पैसा आएगा, गाड़ियां आएंगी। और जब शहर का लोग सोचेगा कि गांव के बारे में, तो भले ही उनको ये ना पता हो कि शायद वो तुमसे भी ऊपर हो सकते हैं, लेकिन वो क्या सोच लेते हैं, अपने आप ही अजम्पशन कर लेते हैं कि वो खेत और वो सब चीजें उनके दिमाग में आने लग जाती है कि गांव में गरीबी होती है, कि ये होता है वो होता है।
ये तो खेती बाड़ी करते हैं, इनके पास तो पैसे नहीं होते। तो ये अजम्पशंस हम बना लेते हैं। तो हम कभी नहीं सोचते कि ऐसा एक्चुअल में है क्यों। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग हैं क्यों। आफ्टर दैट लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके ये दिखाया कि लोग अपने यहाँ पे किसी भी इंसान को देख के अजम्पशन बना लेते हैं, सोच नहीं पाते। अगर किसी इंसान की कंडीशन अगर खराब है तो उसको सोच नहीं पाते कि एक्चुअल में उसकी कंडीशन ऐसे है क्यों, लेकिन वो उसकी अजम्पशन बना लेते हैं कि ये तो है ही ऐसा। ये बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपके एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें 18 नंबर पेज पे दिया गया है आपको ये डायग्राम। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आपको यहाँ पे एक विकलांग बंदा दिख रहा होगा ऊपर वाले डायग्राम में। इसमें लोग तरह तरह की बातें करते हैं, यानी कि अगर एक विकलांग है तो वो उसकी तो कमी नहीं है, मेरे ख्याल से गॉड ने बना है ही जब ऐसा है। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत बार बहुत सारी चीजें ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं और बोल भी देते हैं। तो ये चीजें भी हैं, किसी इंसान में भेदभाव पैदा करती हैं। दूसरे डायग्राम में देख रहे होंगे हम दूसरों से कितने अलग दिखते हैं। फिर विकलांग का यहाँ पे एग्जाम्पल है कि दो बंदे जो है ये बैठे हुए विकलांग चेयर पे, तो इनको धकेल रहे हैं। तो ये भी सोचते हैं, इनको भी बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, तो ये भी सोचते हैं अपने आप ही अपने माइंड में ये भी अजम्पशन बना लेते हैं कि यार दूसरे जो लोग हैं वो हमें कैसा देखते होंगे। तो ये सारी चीजें सुनने और देखने को मिलती है। तो इससे भी क्या होता है, भेदभाव कहीं ना कहीं जो है आ जाता है इंसान के माइंड में। अगला क्या है, पूर्वाग्रह। क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है, किसी भी इंसान के बारे में अजम्पशंस बना लेना, किसी भी चीज के बारे में अजम्पशंस बना लेना अपने आप ही बिना कुछ सोचे समझे। तो वो एक पूर्वाग्रह का ये एक अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। आपको क्या करना है, यह भी एनसीईआरटी से लिया गया है। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। गांव के लोगों में क्या सही है, शहर में क्या सही है। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार का पूरा पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों आते हैं? जिन पूर्वाग्रहों के आपने अपने आसपास महसूस किया उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, यानी कि अजम्पशंस जो होती हैं वो कैसे बनती हैं, कैसे दूसरे लोगों के दिमाग में आती हैं, कैसे दूसरे लोगों के पूर्वाग्रह क्यों आते हैं। जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया हो या जिन अजम्पशंस सुनी हो आपने, तो उन सब चीजों की एक सूची बनाइए, कमेंट में करके हमें भी बताइएगा। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है। तो चलिए बिना देरी किए आगे देखते हैं। तो यहां पे फिर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पूर्वाग्रह। यहां पे आपको दिया गया है क्या, पूर्वाग्रह। तो यहां पे आपको क्या है, आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये कि आधे से ज्यादा जो भारतीय हैं वो गांव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। ये पूर्वाग्रह के अंदर आता है। पूर्वाग्रह यानी अजम्पशंस, बिना कुछ सोचे समझे बस जो सोच लिया पहले से जो चलता रहा वही चलता रहेगा। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। ये अजम्पशन बना लेते हैं कि जो खेतीबाड़ी करते हैं गांव के लोग वो आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे होंगे कि हल जोत रहा है बैलों से एक इंसान। तो ये सब क्या है कि आजकल ट्रैक्टर चला हुआ है, आधुनिक टेक्नोलॉजी, यानी कि ट्रैक्टर से भी तो बुआई कर सकता है। लेकिन हमने ये अजम्पशंस बना ली हैं, एक पूर्वाग्रह है ये, कि हमने सोच लिया कि नहीं, गांव का जैसे ही जिक्र आएगा कि गांव के लोग खेती करते हैं तो सीधा आएगा माइंड में बैल और एक इंसान की, हाँ वो अब भी वैसे ही जोतते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा, फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोगों खेतों में 12 से 14 आएगा ये, 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। यह भी एक अजम्पशन बना रखी है, यह भी एक भेदभाव का कारण है। स्थानीय लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित करने को बाध्य होते हैं। एक ये चीज भी है कि गांव के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जॉब की तलाश में शहरों की तरफ भागते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, खेतीबाड़ी भी करते हैं। लेकिन हमने यह अजम्पशन बना रखी है अपने माइंड में कि ये सिर्फ और सिर्फ जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं। ये आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा पलायन करते हुए लोग।
काम की तलाश में शहर की तरफ जाते हुए। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमारे माइंड में आती हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। तो ये तो हो गई गांव की बात। फिर बात आती है शहर की। तो शहर का जब भी नाम आता है तो हम क्या सोचते हैं? शहरी लोग जो हैं, जीवन उनका बड़ा ही आसान होता है। क्या सोचते हैं शहर का नाम आते ही माइंड में? कि उनका जो जीवन है वो बहुत ही आसान होता है। यहाँ के लोग जो होते हैं शहरों के, वो बिगड़े और आलसी होते हैं। क्या सोचते हैं हम? कि कोई काम धंधा तो उनके पास है नहीं, मौज मस्तियां करना, बाहर घूमना फिरना। तो बिगड़े हुए होते हैं, चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, ये वो सब चीजें हैं, तो उनकी वजह से वो आलसी भी होते होंगे। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ये भी बहुत सारी है, तो मेरे को भी सुनने को मिला और अनुभव भी किया है मैंने अपनी जिंदगी में, कि शहर के जो लोग होते हैं केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। सेकंड दिया गया, शहरों में रहना बहुत महंगा होता है। ये भी एक अजम्पशन है कि शहरों में रहना बहुत ही महंगा होता है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है? इन सब चीजों की वजह से ही जो भेदभाव आता है, और यही वो चीजें बनती है कि शहर और गांव रिलीजियस के नाम पे, कास्टिज्म के नाम पे, इन सब चीजों की वजह से ही भेदभाव उत्पन्न होता है। तो वो सब इस चैप्टर में कहां तक कौन सी चीजें ठीक है, मैं हमेशा एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी इंसान के बारे में सोचें या किसी भी चीज के बारे में सोचें, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देखें कि क्या सही है क्या गलत है। उसी के बाद में अंतिम निर्णय ले कि हाँ ये चीज ऐसे हो सकती है। इसके बाद में अब ये आपको यहां पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि शहर का जब भी नाम आता है तो हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए लोगों के बारे में, तो लोगों की जब भी बात आती है, अगर शहर के लोगों के बारे में बात की जाए, तो शहर के लोगों के बारे में बात करने पे हमेशा क्या आता है? आपके माइंड में ये पिक्चर बनती है कि हमेशा वो खुशहाल रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं। ये सब चीजें हमारे माइंड में ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो इसको देखेंगे कहां तक ये चीजें ठीक है, कहां तक ये चीजें गलत हैं। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, ताकि अच्छे से समझ पाए हम चीजों को। यहां पे आपको क्या कहा गया है? इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। तो यहां से आपको क्या समझ में आता है कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि ग्रामीण लोगों का जैसे ही नाम आएगा तो उनको अज्ञानी के रूप में देखा जाता है, कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। सेकंड क्या कहा गया है? जबकि शहर रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसों के सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। यानी कि जब शहर का नाम आता है तो सिर्फ उनको आलसी की नजर से देखा जाता है, या फिर हमारे माइंड में क्या इमेज आती है कि सर वो पैसे से मतलब रखते हैं। लेकिन पूर्वाग्रह क्या है? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है, यानी कि अजम्पशन। हम सोच लेते हैं बिना किसी सच्चाई, हमें सच्चाई से कोसों दूर होते हैं, लेकिन अजम्पशन बना लेते हैं। जो चीजें चली आ रही होती हैं हम उन्हीं पे चलते रहते हैं, कि एक बार जो हमारे माइंड में बैठ गया किसी भी इंसान को लेकर, तो वो वैसा ही रहेगा। उस पर हम सोचना बंद कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा होता होगा। लेकिन पहले से जो चीजें चली आ रही है, मैंने भी ये चीजें बहुत सुनी है कि शहर के लोग आलसी होते हैं, उनको पैसे से मतलब होता है, उनमें इंसानियत नहीं होती है। सारी बहुत सारी चीजें मेरे को सुनने को मिली हैं, मैंने देखा है जिंदगी में, मैंने भी महसूस किए हैं। तो ये सब चीजें, गांव के लोग अनपढ़ गवार होते हैं, देसी होते हैं, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें अब भी सुनने को मिलती हैं। आज भी इतने एजुकेटेड होने के बाद भी हमें आजकल ये चीजें सुनने को मिलती हैं। तो ये पूर्वाग्रह कब रूप ले लेती है? पूर्वाग्रह का जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। आफ्टर दैट यहां पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पे हमने 4 डायग्राम लिए हैं। तो यहां पे पहला डायग्राम जो होगा वो किसका होगा? गांव का। दूसरा नीचे वाला भी कौन सा होगा? गांव का होगा। साइड वाले जो दोनों लिए गए हमने वो शहर के लिए, ताकि आपका जो भ्रम बना हुआ है गांव और शहर को लेके, जो अजम्पशन चलती आ रही हैं, हम उसको खत्म कर सकें। तो यहां पे क्या चीजें हैं? पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले डायग्राम में हम क्या देखेंगे कि पीछे जो हम पढ़ के आए हैं, तो उसमें क्या दिया गया था कि गांव के लोग 12 से 14 घंटे काम करते हैं और शहर के लोग ही खुश रहते हैं। तो यहां पे जो पहली ये इमेज है, ये किसकी है? एक गांव की है। तो यहां पे आप लेडीज देख रहे होंगे, सभी की फेस के ऊपर आपको स्माइल दिखाई देगी। इसका सीधा सा मतलब पीछे आपको खेती बाड़ी भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब सीधा सा है कि हम जो सोचते हैं कि सिर्फ गांव के लोग ही खुशहाल होते हैं, तो ऐसा नहीं है। शहर के लोग ही खुशहाल होते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि गांव के लोग भी बहुत खुशहाल रहते हैं। नीचे फिर उसके बाद में हमने गांव से रिलेटेड क्या पढ़ा था कि गांव के जो लोग हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते गांव में। जब भी गांव की बात आती है या खेती बाड़ी की बात आती है, तो उनकी माइंड में सीधा आता है कि कोई किसान हल जोत रहा होगा बैल से। लेकिन
ये डायग्राम आपको गलत प्रूव कर देगा। यहां पे आप देखेंगे डायग्राम में कि कंबाइन मशीन चलती हुई दिखाई दे रही है आपको गेहूं काटते हुए, यानी कि आज के जो किसान हैं वो टेक्नोलॉजी का, जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनका भी यूज करते हैं। फिर बात आती है कि शहर के बारे में, हमारे माइंड में सीधा शहर का सोचते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, ये होगा वो होगा, लोगों के पास पैसा है। तो ये जो तीसरी है ये आपका भ्रम तोड़ देगी, क्योंकि ये कोने पे नीचे आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये शहर की ही कॉलोनी का, और ये हालात जो हैं, चाहे वो हमारी कैपिटल की ही बात की जाए दिल्ली की, तो उसके अंदर भी ये हालात आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गरीबी जो है वो हर जगह है, जरूरी नहीं है कि गांव के लोगों गांव की जैसे ही आती है तो सोचते हैं कि गांव में छोटे मकान होंगे, खेती बाड़ी करते हैं, ये वो सब चीजें शहर में भी है, और शहर में भी बहुत ज्यादा लोगों के पास रहने के लिए मकान तक नहीं होते। आप देख लीजिएगा शहर का, शायद मैंने तो ऐसा गांव ही ना देखा हो कभी। सेकंड यहां पे दिया गया है ऊपर, यहां पे देख रहे होंगे 2-3 बच्चे जो हैं फुटपाथ पे सो रहे हैं, तो ये इमेज भी गांव की तो नहीं हो सकती, ये भी शहर की इमेज है। जबकि जब भी शहर का नाम लिया जाता है तो हमारे माइंड में क्या चीज आती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आती हैं। तो बड़ी बड़ी अगर बिल्डिंग शहर में हैं तो फिर ये बच्चे फुटपाथ पे ना सो रहे होते। दैट्स मीन्स गरीबी गांव में भी है, गरीबी शहर में भी है, और गरीबी पूरे वर्ल्ड में है। हर जगह जहां भी आप जाएंगे तो गरीबी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। तो किसी भी चीज को देखते ही हम अजम्पशंस जो बना लेते हैं अपने माइंड में कि नहीं ऐसा होगा, तो वो जो स्टेटमेंट पे हम चलते रहते हैं उसको कहते हैं पूर्वाग्रह। तो मे भी आपका गांव और शहर का तो ये आपका माइंड से हो गया होगा। अगर जो मैंने आपको बताया है कि ऐसे ऐसे इन डायग्राम से हम ये समझ पाते हैं और ये पहले से ही आपके माइंड में ये चीजें हैं, तो देन बहुत अच्छा है कि आप सीरियसली यूपीएससी एस्पिरेंट है और इतनी समझ रखते हैं कि शहर का और गांव का नाम लेते ही सिर्फ अजम्पशंस नहीं बनाते, बल्कि उसके बारे में सोचते भी हैं कि शहर में कैसा हालात हैं और गांव में कैसे हालात हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे उससे आगे आपको क्या दिया गया है, फिर बात करेंगे हम विविधता एवं भेदभाव के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है, जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। क्या कहा गया है, जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब है, तो यहां पे आपको कहा गया है कि मान लो कोई भी इंसान कहता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई 2 फ्रेंड है और वो घूमने की कह रहे हैं, तो एक कहता है मैं शिमला जाऊंगा, एक कहता है मैं मनाली जाऊंगा। तो वहां पे उन दोनों में क्या होता है, एक कहेगा शिमला अच्छा है, एक कहेगा मनाली अच्छा है, तो वो दूसरे की बात नहीं मानेंगे क्योंकि दोनों ही बेस्ट मानते हैं अपने आप को। तो वो सब चीजें क्या होती हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सिर्फ हम इसका भी, कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को सही मानते हैं। जिसने जो बोल दिया कि हाँ मैं सही हूं, या कोई टॉपिक चल रहा हो, कोई बातचीत चल रही हो, तो कि मैंने जो बोल दिया वो 100% सही है, दूसरे ने जो बोल दिया वो गलत है। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं है माइंड में चल रही होती हैं इंसानों के, तो ये भी पूर्वाग्रह का कारण बन जाती हैं। दूसरा, उदाहरण के लिए अगर एग्जाम्पल लें, दूसरा कि हम सोचे कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं का बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है इसके बारे में कि अगर हम सही हैं या फिर नकारात्मक हम चीज़ों को कैसे लेते हैं। तो कोई भी इंसान अगर अंग्रेजी बोलता है और उसके सामने कोई हिंदी बोलता है या कोई अदर लैंग्वेज का यूज करता है, तो क्या समझता है, उसको गवार समझता है, ये तो पागल है, इसको तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या है, यहीं से भेदभाव शुरू हो जाता है कि लैंग्वेज के नाम पे भी भेदभाव हो जाता है। कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो दूसरे ने हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज यूज कर ली, तो उसको दूसरी भावना से देखना लोग शुरू कर देते हैं कि ये तो पढ़ा लिखा नहीं होगा या इसको इंग्लिश आती नहीं होगी। ये सारी अजम्पशंस जो हम अपने माइंड में बना लेते हैं और यही कारण बन जाता है भेदभाव का। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। क्या कहा गया है, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ यहाँ स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि किन किन कारणों से हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, लोगों के जो धार्मिक विश्वास हैं उनको लेकर भी हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। जो अजम्पशन पीछे अपने बहुत सारी माइंड में चलती रहती है लोगों को कि कोई ऐसा साधु है जो ये कर देगा, कोई जॉब लगवा देगा कोई, तो ये सब चीज़ें जो स्टेटमेंट्स हमारी चलती रहती है हमारे माइंड में। उनकी चमड़ी का रंग, किसी दूसरे क्षेत्र के जो लोग आते हैं उनकी चमड़ी का कलर कोई ब्लैक है कोई वाइट है, तो सब चीज़ें चलती रहती हैं जिस क्षेत्र से वे आते हैं। या फिर जोग्राफिकल जो है उसकी वजह से भी क्या होता है, भेदभाव होता है।
जिस तरह से वे बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज के कारण, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, उनके पहनावे के कारण, इन सब चीज़ों के कारण बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अगर मैं ताज़ा एग्जाम्पल क्षेत्र के हिसाब से लूँ तो उत्तर पूर्व भारत का हम ले सकते हैं कि उत्तर पूर्व के भारत के लोग, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको हमेशा सुनने को मिलता होगा कि यहाँ पे उनके साथ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर भेदभाव किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज पहले से जो स्टेटमेंट्स हैं उन लोगों के माइंड में बनी हुई हैं। दिल्ली की यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में उत्तर पूर्व भारत के लोगों को लेकर जो स्टेटमेंट्स हैं वो बनी हुई हैं, जम्पशंस जो है वो बनी हुई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आज भी भेदभाव होता है उनके साथ। तो इन सब चीज़ों को यूपीएससी एस्पिरेंट्स होने के नाते आप सबको इन सब चीज़ों से दूर होना चाहिए किसी भी प्रकार का, क्योंकि सब क्षेत्र पूरे इंडियंस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंसान है, ह्यूमैनिटी है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हम फिर डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, विविधता एवं भेदभाव। यहाँ पे फिर हम डिस्कस करेंगे विविधता एवं भेदभाव के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर क्या दिया गया है, विविधता एवं भेदभाव। फिर से हमारे सामने क्या टॉपिक है, विविधता एवं भेदभाव। तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, लड़के और लड़की में भेदभाव। क्या दिया गया है, एक लड़के और लड़की के अंदर भेदभाव। तो लड़के और लड़की में भेदभाव कहाँ से शुरू होता है? लड़के और लड़की में भेदभाव जो है आज के ज़माने में भी देखा जाता है, लेकिन क्यों होता है लड़के और लड़की में भेदभाव? क्योंकि ये एक पूर्व धारणा है। जो लड़के और लड़की में भेदभाव है, ये भी एक पूर्व धारणा है। हमें बचपन से ही लड़के और लड़की में भेदभाव करना सिखाया जाता है, और बचपन में हमें लाड प्यार में ही भेदभाव सिखा दिया जाता है। कैसे? पूर्वाग्रह। क्योंकि पुराने टाइम से ही जो स्टेटमेंट चली आ रही हैं लड़के और लड़कियों को लेकर, वही पूर्वाग्रह का बाद में कारण बन जाता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कियां पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। जब भी माइंड में आपको बोला जाए कि वे तो रोते नहीं, तो आपके माइंड में क्या चीज आएगी, लड़के। क्या कभी किसी ने सोचा है कि वे तो रोते नहीं मतलब लड़की? नहीं सोचते हम। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमें एक चीज सिखाई जाती है। अगर कोई लड़का रोने लग जाता है बचपन में ही, तो उसको क्या कहा जाता है? अगर दो सेम एज ग्रुप के लड़का और लड़की हैं एक फैमिली के अंदर, लेकिन दोनों ही रोने लग जाते हैं, तो लड़के को क्या कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। तो उसी टाइम से क्या होता है, वहीं से भेदभाव होना शुरू हो जाता है। वहीं से क्या लड़की कमजोर थोड़ी है या फिर लड़का सुपीरियर थोड़ी ना कि हाँ मैं तो नवाब हूं, मैं तो रोऊंगा नहीं। क्योंकि फीलिंग्स सबके पास होती हैं, सेम इंसान ऊपर वाले ने बनाया है। तो ऐसी स्टेटमेंट हम खुद ही, सिखाने वाला कौन? अपनी ही फैमिली। जब हम पैदा होते हैं तभी से ही सिखाना शुरू कर देते हैं कि लड़कियां तो कमजोर होती हैं, ये है वो है। तो ये सब चीजें को देखने को मिलती है। लेकिन जब वो लड़का बड़ा होता है तो वो भी क्या सोचता है कि लड़कियां जो होती हैं वो तो कमजोर होती हैं। तो ये धारणाएं जो है, भेदभाव जो है लड़के और लड़की के अंदर, ये हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे तुच्छ मानूंगा मैं कि रोते नहीं है लड़के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। लड़के और लड़की दोनों समान होते हैं। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती थी, तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप करा देते थे कि रो मत, तुम तो लड़के हो, और लड़के बहादुर होते हैं, वो रोते नहीं। तो क्या लड़कियां बहादुर नहीं होती? कभी भी मैंने खुद भी नहीं सुना है ये चीजें कि लड़की को ये बोला जाए कि लड़कियां रोती नहीं, तुम तो बहादुर हो। कभी नहीं कहते, क्योंकि बचपन से ही यही भेदभाव का बाद में कारण बनता है। क्योंकि बचपन से ही यही चीजें सिखाई जाती हैं, और सिखाने वाला कौन? फैमिली ही सिखाती है। आपके अड़ोस पड़ोसी, आपके फैमिली के सदस्य, वही ये चीजें आपके माइंड में बचपन से ही डाल देते हैं, जब आप दुनिया के बारे में जानते तक नहीं होते। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, भाई यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, तो वैसे ही क्या समझने लग जाते हैं, वो लड़के तो रोते नहीं है क्योंकि लड़के तो बहादुर होते हैं। लेकिन इसका गलत इंपैक्ट कहां पे पड़ेगा? लड़कियों पे। क्योंकि वो क्या समझने लग जाएगा, लड़कियां तो बुजदिल होती हैं, वो बहादुर नहीं होती हैं, वो तो रोती हैं। ये सब चीजें माइंड में बन जाती हैं बड़ा होने के बाद भी, क्योंकि बचपन से ही सिखाई ही वही जाती हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी रीजन से ये जो लड़का है वो रो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लड़का है ये रो रहा है। यहाँ पे पीछे आपको ये 3 बंदे दिखाई देंगे, जिसमें 2 लड़कियां एक लड़का है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बच्चा रो रहा है तो ये पीछे से तीनों हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, इसका तालियां बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़का रो रहा है, लड़की नहीं रो रही, बल्कि लड़का रो रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। क्योंकि बचपन से उनने भी सुना है कि लड़के तो रोते नहीं है, लड़के तो बहादुर होते हैं, और यहाँ पे लड़का रो रहा है तो इसका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। तो यहाँ ये अवधारणाएं कौन पैदा करता है? यहाँ पे इसके जो 3 सहपाठी हैं वो, क्योंकि लड़के रोते नहीं है,
उससे पहले इनको किसने सिखाया? इनकी फैमिली के सदस्य ने, या फिर अड़ोसी पड़ोसी ने, किसी ने गिरने पे रोने लग गया, तो वहीं से ये चीजें सीखने को मिलती है। और यही बड़ा होने के बाद में क्या होता है, भेदभाव का रीजन बन जाता है। किसके बीच में? लड़के और लड़कियों के बीच में। इसके बाद में हम बात करेंगे रूढ़िवादी धारणाओं के बारे में। कौन सा टॉपिक आ गया हमारा? रूढ़िवादी धारणाएं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। तो यहां पे आपको क्या दिया गया है? रूढ़िवादी धारणाएं हमें दूसरों मनुष्यों की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के ने अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। रूढ़िवादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। रूढ़िवादी धारणाएं जो है वो सबसे बड़ा भेदभाव का कारण है। जो अजम्पशन हम बना लेते हैं किसी भी चीज को लेकर, वो सबसे ज्यादा रोकथाम बनती है हमारे बीच में। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। पहले क्या कहा जाता था, आप सभी ने सुना भी होगा, कि जो लड़कियां होती हैं वो हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती। और इसी वजह से अगर कोई लड़की चाहती भी थी कि हाँ मैं जो है मेरे को प्लेन उड़ाना चाहिए या फिर मुझे पायलट बनना चाहिए, तो क्या सोचती थी? क्योंकि हमारी धारणाएं जो है पहले की कि लड़की तो हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती। अगर किसी लड़की ने अपने पेरेंट्स को बोला भी होगा कि मैं पायलट बनना चाहती हूं, तो उसके पेरेंट्स ने भी हो सकता है शायद उसको यही बोला हो कि नहीं, लड़कियां जो है वो हवाई जहाज नहीं उड़ाती। तो ये सब चीजें भी हमारा एक कारण बनता है। इसके बाद में कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। जैसे मान लो कि आपको खाना बनाना आता है, लेकिन आप खाना नहीं बना सकते अपने घर पे। क्यों? क्योंकि धारणा चलती आ रही है क्योंकि एक लेडीज या फिर कोई एक लड़की है वही घर पे खाना बना सकती है। अगर आप एक लड़के हो या फिर आप एक जेंट्स हो तो आप खाना नहीं बना सकते, क्योंकि आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं तो उन्होंने देख लिया तो वो भी आपका मजाक बनाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि यह एक धारणा शुरुआत से ही चलती आ रही है कि खाना जो बनाएगी वो या तो लड़की बनाएगी या फिर लेडीज ही बनाएगी। तो कई बार ये इसी वजह से हमारा जो अगर गुण भी होता है कोई, तो वो छिप जाता है। कई बार हमें ऐसी चीजें सुनने को मिल जाती हैं कि नहीं, धारणाओं की वजह से हम रुक जाते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो रूढ़िवादी धारणाएं जो होती हैं ये बहुत बार क्या होता है, किसी टैलेंट को भी छुपा देती हैं किसी इंसान के। क्योंकि ये रूढ़िवादी धारणाएं जो होती हैं इन्हीं की वजह से सबसे बड़ा भेदभाव का कारण बन जाता है। यहां पे सेकंड आपको फिर दिया गया है रूढ़िवादी धारणाओं से रिलेटेड। कुछ मुस्लिमों के बारे में यह आम रूढ़िवाद धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। आपने ये भी सुना होगा, यह भी एक धारणा बनी हुई है लोगों के माइंड में कि मुस्लिम जो अपनी लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसीलिए उनको स्कूल नहीं भेजते। लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी में क्या होता है, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण काम है, कारण है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो अजम्पशंस है वो क्या है कि वो लोग जबरदस्ती जो है अपनी लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाने में रुचि नहीं होती। लेकिन रियलिटी क्या है, मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि मुस्लिमों में जो गरीबी है उस वजह से वो स्कूल में नहीं भेजते हैं। रियलिटी ये है, गरीबी की वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जो मुस्लिमों की जो गरीबी है उसकी वजह से अपनी लड़कियों को वो नहीं पढ़ा पाते, और अगर एडमिशन करवा भी देते हैं तो 8th 10th 12th करवा दिया उसके बाद में वापस निकाल लेते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ गरीबी। जहां पर भी गरीबी तक शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रयास किए गए वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। क्या कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में अगर गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने का अगर हमारी गवर्नमेंट ने कहीं भी काम किया है तो वहां पे मुस्लिम लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भी भेजा है, उनको पढ़ाया लिखाया भी है और आगे आए हैं उस चीज में कि हाँ लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री इनको रोक लेता है वो कौन रोक लेता है? मुस्लिमों को उनकी गरीबी रोक लेती है, क्योंकि आज भी जो गरीबी है वो देखने को मिलती है हमारे इंडिया के अंदर। तो इसी वजह से ये नहीं भेजते। लेकिन हमारी धारणा क्या बनी हुई है कि ये लोग पढ़ाने में रुचि नहीं लेते लड़कियों को, इसीलिए स्कूल नहीं भेजते हैं। जबकि रियलिटी क्या है, क्योंकि जो गरीब हैं उस वजह से ये अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते। इसके बाद हम देखेंगे असमानता एवं भेदभाव। क्या देखेंगे? असमानता एवं भेदभाव। यहां पे देखेंगे उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास हैं। क्या कहा गया है? केरल के अंदर जो है स्कूल जो है वो बिल्कुल घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। केरल की एक अच्छी बात है, साक्षरता दर भी जो है वो केरल की सबसे ज्यादा है। तो सरकारी जो बस की सुविधा है, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर भी गवर्नमेंट की बसेज हैं जो बच्चों को ले जाती हैं, टीचर्स को ले जाती हैं, लेकर आती हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुस्लिम लड़कियां भी शामिल हैं। अब ये देखिए पीछे क्या हमारी धारणा थी
कि मुस्लिम लोग जो है वो पढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं अपनी लड़कियों को, इसीलिए वो स्कूल नहीं भेजते हैं। लेकिन रियलिटी यहाँ पे देखेंगे कि केरल के अंदर जो है गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी हैं बसेस की, और अच्छी शिक्षा वहां पे मिलती है, तो मुस्लिम लोग जो है वहां पे अपनी लड़कियों को स्कूल भेजते हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुस्लिम हो, जनजातीय हो या अनुसूचित जाति के हों। एक ये बात देखो यहाँ पे आ गई, हमारी अजम्पशन क्या थी कि मुस्लिम ही नहीं भेजते, बल्कि यहाँ पे क्या है, दूसरे राज्यों की भी अगर हम बात करें या फिर दूसरी कास्ट या किसी भी धर्म की हम बात करें, तो उनके बच्चे भी बहुत बार स्कूल नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, और गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं उनमें फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती, या फिर उनको ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती है। जाहिर है कि मुस्लिम लड़कियां स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं गरीबी है, और इसीलिए हमारा मानना यही है कि मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनकी गैर का आदरी जो है कि वो स्कूल नहीं जाती, उसका कारण उनका जो धर्म है वो नहीं हो सकता, बल्कि उसका मुख्य कारण जो है वो उनकी गरीबी है। गरीबी की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते। और लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम हैं इसीलिए वो अपनी लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते। तो ये भी धारणाएं जो है ये गलत हमारे माइंड में बनी हुई हैं। इसके बाद तो यहाँ पे ये जो चीज़ होगी तो ये सब बिल्कुल गलत होगी कि मुस्लिम जो है वो अपनी लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो केरल के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम है और वहाँ की साक्षरता जो दर है वो भी वहाँ की सबसे ज़्यादा है। तो क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, गवर्नमेंट सब प्रोवाइड करवाती है, ट्रांसपोर्ट, अच्छे शिक्षक हैं वहाँ पे, अच्छे स्कूल हैं, तो इसकी वजह से मुस्लिम जो है अपनी लड़कियों को वहाँ पे स्कूल में भेजते हैं। तो ये जो रूढ़िवादी धारणाएं जो बनी हुई है हमारे माइंड में, कहीं ना कहीं हमें रोकती हैं। इसके बाद में आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, सेकंड हमें दिया गया है असमानता एवं भेदभाव का ही। तो चलिए देखते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या फिर रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। कब होता है भेदभाव? भेदभाव तब होता है जब जो स्टेटमेंट्स चलती आ रही हैं कि नहीं, जैसे पीछे एग्जाम्पल ले लो अभी का, कि मुस्लिम लड़ जो हैं वो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते क्योंकि वो रुचि नहीं लेते पढ़ाने में। तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स आती हैं, ऐसी जो धारणाएं होती है हमारे माइंड में, उन्हीं वजह से क्या होता है, पूर्वाग्रह जो है ये भेदभाव का कहीं ना कहीं वो कारण बन जाता है। दूसरा, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे गिलास या चाय में नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। बहुत बार चलो ये चीज़ें मैंने देखी हैं, कास्टिज्म के नाम पे भी मैंने देखी हैं कि होता है जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं वो निम्न कास्ट के जो लोग होते हैं उनके द्वारा छुए लोटे से पानी भी नहीं पीते। बहुत सारी राजस्थान में भी मोस्टली मुझे देखने को मिला है बहुत जगह पे। तो ये सब चीज़ें जो होती है, यहाँ से क्या होता है, यहीं से ही भेदभाव शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे राइट टू इक्वलिटी, सबको जो है इक्वल मानना चाहिए। जाति पाति तोड़ दो, भेदभाव तुम छोड़ दो। जो जाति पाति है, कास्टिज्म जो है, उन सब चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि याद रखो हम सभी जो हैं ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं। ये जाति पाति ये सब कुछ कुछ भी नहीं है। ऊपर आप एग्जाम्पल देखेंगे, अरे इससे मत बात करो, इसके पापा तो फल बेचते हैं। ये डायग्राम आप देखेंगे बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है इसमें कि इस बच्चे से बात मत करो। यहाँ पे आपको एक ये बच्चा दिखाई दे रहा होगा और इसके सामने आप इसके 3-4 जो दोस्त हैं या कोई और है दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो इस एग्जाम्पल, इस डायग्राम के द्वारा आप क्या समझ रहे हैं, इसे कह रहे हैं ये लड़के कि इससे बात मत करो क्योंकि इसके पापा फल बेचते हैं। यानी कि इसके एक इन बच्चों के माइंड में एक धारणा बनी हुई है, किसी ना किसी ने तो इसको इनको सिखाया होगा, समाज ने, सोसाइटी ने, या किसी भी ने भी, कि जो फल बेचते हैं वो निम्न जात के होते हैं, निम्न होते हैं, या उनसे कोई बातचीत नहीं करता। इस प्रकार की धारणाएं बनी हुई हैं जो, तो कहीं ना कहीं वो इन बच्चों के दिमाग में आई है। तो इन्होंने कहा कि अरे इसके पापा तो फल बेचते हैं, इससे बात मत ना करो। तो ये जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं ये भेदभाव का सबसे बड़ा रीजन बनती हैं। और अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो इन भेदभावों के साथ और ये रूढ़िवादी धारणाएं जो बनी हुई हैं उन सबको छोड़ के, उससे अलग सोच के, तभी आप क्या है आईपीएस आईएएस बन सकते हैं। क्योंकि सबको समानता का अधिकार है, सबको समान लेकर इंसान को चलना चाहिए हमें। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है भेदभाव का सामना करने पर। क्या है? भेदभाव का सामना करने पर। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती बुनाई इत्यादि। यानी लोग क्या है अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं, वो सभी लोग अलग अलग डिफरेंट लोग डिफरेंट काम करते हैं। कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई पढ़ाने का काम करता है, कोई यानी कि टीचिंग का काम करता है, कोई मछली पकड़ने का काम करता है,
कोई खेती का काम करता है। तो ये सब चीज अलग अलग प्रकार, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है। क्या कहा गया है? कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन सफाई करना, कपड़ा धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये जो काम करते हैं उनकी एक धारणा बनी हुई है कि वो छोटे लोग होते हैं, छोटी कास्ट के लोग होते हैं, वो गरीब होते हैं, जिस वजह से क्या करते हैं, वो सफाई का काम करते हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं, बाल काटने का काम करते हैं, कचरा उठाते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते, जब फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि बाल काटना, बाल काटने वाले को हम हमेशा ये सोचते हैं अरे यार ये गरीब होगा, बाल काटता है, ये तो छोटा काम करता है ये वो। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप जो स्टाइल मार के चलते हैं ना, वो बाल आपके काटते हैं, तभी आप ये स्टाइल मारते हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना, अगर इसका मतलब तो आप किसी के जॉब करते हो तो आप भी तो किसी ना किसी के सामने तो आप भी काम कर रहे हो ना, लेकिन वो आपका काम है, आप बड़े हो जाते हो, लेकिन वो उनका काम है, वो उसमें एक्सपर्ट है, आप उस दूसरे काम में एक्सपर्ट हो सकते हो। तो काम से कभी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है। दूसरा, कचरा उठाना, कचरा उठाने वाले लोगों को हम कहते हैं दूर से बदबू मारता है, हम बातचीत करना भी पसंद नहीं करते, उससे हाया लोग करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन हमें यह नहीं पता कि जो वो कचरा उठा रहा है शायद वो हमने अपने ही घर से बाहर फेंका है। वो कचरा क्या किया है, हमने अपने ही घर से बाहर फेंका है। अगर वो कचरा हमारे घर पे पड़ा होता और वो कचरा उठाने वाला ना होता तो शायद उसकी जगह हमारा घर बदबू मार रहा होता। तो कभी किसी को काम को लेकर है ना भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जो हैं वो एक आम इंसान है, और इंसान की तरह से ही दूसरे इंसान के साथ पेश आना चाहिए। किसी को काम को लेकर उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए जो जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। जो ये ऐसे जो काम करते हैं उन लोगों को क्या किया जाता है, गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में उन लोगों को समूह को सीढ़ी के तले में रखा गया है, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। क्या कहा गया है? जातीय व्यवस्था में इन लोगों के समूह को सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, जिसमें आपको एक सीढ़ी वाला जो डायग्राम आपको दिखाया था मैंने, कि सबसे टॉप पे ब्राह्मण होते हैं, उससे नीचे क्षत्रिय आते हैं। तो उसमें फिफ्थ जो नीचे जो दिखाया गया था वो कौन थे, जिनको महात्मा गांधी ने क्या कह के पुकारा था, अछूत और अयोग्य कहकर जिनको महात्मा गांधी जी ने पुकारा था। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहां पे क्या है, भेदभाव का सामना करने पर क्या दिया गया है यहां पे, भेदभाव का सामना करने पर। तो चलिए देखते हैं। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। क्या कहा गया है, जो जाति प्रथा थी उसके नियम एकदम निश्चित थे। इनको दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। पहले चैप्टर में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जाति जो बांटी गई थी वो काम के आधार पर ही बांटी गई थी, और जिस जाति में पैदा होते जिस प्रकार वो काम करते थे, उनके जो पैदा होते थे उनको भी वही काम करना पड़ता था, और कोई काम करने की उनको इजाजत नहीं दी गई थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहां तक कि मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में भी नहीं बैठ सकते थे। यानी कि जो छोटे लोग जिनको माना जाता था, छूत अछूत जिनको समझा जाता था, जो छोटे मोटे काम करते थे साफ सफाई का, ये वो सब चीजें, उनको मंदिरों में ना घुसने की इजाजत थी, ना उनके बच्चों को स्कूल में सब बच्चों के साथ बैठने की इजाजत थी। और ये हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे आपको एक शिक्षक पढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, बाकी आपको बच्चे भी बैठे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन दो बच्चे यहाँ पे आपको पीछे बैठे दिखाई दे रहे होंगे। ये बैठे, इनको पूरी क्लास से अलग बैठा रखा। क्यों? क्योंकि ये भी जो नीची कैटेगरी थी उनसे बिलोंग करते हैं। एक एग्जाम्पल समझाने के लिए एक डायग्राम है ये। तो इन लोगों को देखो अलग बैठा रखा है, क्योंकि ये छूत अयोग्य लोग इनको माना जाता था। इनको घर में घुसने की, मंदिर में घुसने की, पानी पीने की, गांव के कुएं से पानी लेने की इन लोगों को इजाजत नहीं होती थी। तो ये भेदभाव इन लोगों के साथ किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखो, अगर किसी को अगर आप कभी क्लासरूम में जाओ और आपको ऐसे बैठा दिया जाए तो आप कैसा फील करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ही गलत चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे केस स्टडी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बंदा है जो सीवर को साफ कर रहा है। कल्पना करके देखिए, अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। यहाँ पे जो ये सीवर साफ कर रहा है, तो आपको पता होगा सीवर जहाँ में पूरी गंदगी जाती है एक सिटी की, अगर इसको साफ ना किया जाए तो क्या करता है, ये लीक होना शुरू हो जाता है, जैसे गंदगी बाहर आती है। और अगर गंदगी बाहर आएगी तो क्या होगा, उससे आसपास जो है बदबू बहुत आती है, बीमारियां फैलने का भय रहता है, कीटाणु हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये बंदा साफ सफाई कर रहा है तो इसको अगर ये पानी पीने के लिए पानी भी मांग लेगा तो इसको नहीं दिया जाएगा। क्यों?
क्योंकि एक तो यहाँ से इतनी ज़्यादा बदबू आएगी, सेकंड ये इसको छोटी जाति से समझा जाएगा, तो इन वजह से इसको पानी भी पीने के लिए नहीं दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी नज़र में अगर मैं देखूँ तो ये इसकी वजह से, अगर ये बंदा एक साफ सफाई कर रहा है, सीवर को साफ कर रहा है, अगर ये साफ ना करे तो क्या होगा, बीमारी फैलेगी, कीटाणु होंगे, तो उससे कितने लोगों को नुकसान हो सकता है। तो मेरी नज़र में तो सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ मैं इन इंसानों को जो इतने लोगों के साथ जो गलत हो सकता है उसको सही करने में लगे हैं, क्योंकि ये साफ सफाई जो कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे केस स्टडी भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956, यानी इससे 1891 में उनका जन्म हुआ, 1956 में उनका निधन हो गया, को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनको भारतीय संविधान के पिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारा संविधान जो बनाने वाले हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने क्या किया था, दलित समुदाय के लिए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो भी अछूत जाति में पैदा हुए थे, महार जाति में। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी। जो महार लोग जो हुआ करते थे उस टाइम में वो गरीब लोग को माना जाता था, उनको अछूत जाति के अंतर्गत आते थे वो। उनके पास ज़मीन भी नहीं होती थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। यानी कि अगर वो साफ़ सफाई करते हैं तो साफ़ सफाई करेंगे, कचरा उठाते हैं कचरा उठाएंगे। उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था और गाँव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो नीची जात के थे, इसीलिए उनको गाँव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। जो अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, वकील की भी की, और उसके बाद में वो वकील की करने के लिए कहाँ पे गए, इंग्लैंड गए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी कि उन्होंने क्या किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया, दलितों को प्रोत्साहित किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजें, उनको पढ़ाई लिखाएं, उनको एजुकेट करें। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल जाएं। क्या कहा उन्होंने कि डिफरेंट जॉब करो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, किसी भी तरह की जॉब करो, अलग अलग काम करो, सेम काम मत ना करो, ताकि जो भेदभाव है, भेदभाव क्यों है, क्योंकि जो काम उनको थोपा गया था उनके ऊपर वही काम वो करते आ रहे थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसको बदलने की कोशिश की कि आप अलग अलग काम करें, अलग अलग नौकरियां करें, जिससे कि जो भेदभाव जो है उनके अंदर वो खत्म हो सके। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। यानी कि दलितों को पहले जो है मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, उसका भी समर्थन किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि उनको घुसने दिया जाए। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सब इज्जत हो, सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों को, क्योंकि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों की गतिविधियों से वंचित रखता था बल्कि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। क्या कहा गया है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने क्या किया, दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनका मानना था कि जो भेदभाव है जाति के नाम पर वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई बंदा बोलता है ये चीज़ कि तू तो इस कास्ट का है, तू मेरे घर पे मत ना आइयो, ये वो सब चीज़ें, या फिर तू मेरी कास्ट का, तेरे को क्लास में नहीं बैठने, तू दूसरी कास्ट का है या निजी कास्ट का, आपको क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपका टीचर बोले आपसे, तो आपको कैसा लगेगा। वही सेम चीज़ें अंबेडकर जी के साथ हुई। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में एक स्टोरी आपने सुनी भी होगी कि किसी टाइम में वो जब वहाँ से आए इंग्लैंड से, तो उस टाइम में ट्रेन रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, तो उनके पापा आने में थोड़ा लेट हो गए थे, तो उन्हें स्टेशन मास्टर से बोला, तो स्टेशन मास्टर बोले कि चलो ठीक है, उन्होंने अच्छे सूट बूट पहन रखे, तो स्टेशन मास्टर ने बोला कि चलो मैं आपको है ना घर तक ड्रॉप करवा देता हूँ, आपको टैक्सी करके देता हूँ। लेकिन चलते चलते रास्ते में कहीं स्टेशन मास्टर ने पूछ लिया जब वो टैक्सी की तरफ जा रहे थे कि आप कौन सी जाति से हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं महार जाति से हूँ, और महार जाति को उस टाइम में अछूत माना जाता था। तो क्या हुआ, वो स्टेशन मास्टर था उसने झट से अपना हाथ हटा लिया और उसको वहीं का वहीं छोड़ दिया। जैसे थोड़ी देर बाद ये बात सभी को पता लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको किसी ने भी बैठाने से मना कर दिया, क्योंकि वो महार जाति से बिलोंग करता था जिसको अछूत माना जाता था। तो ये सब चीज़ें जब किसी इंसान के सामने आती हैं तो कैसा लगता होगा, आप सोच के देखिएगा ये सब चीज़ें। इसके बाद में बात करेंगे हम, आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है समानता के लिए संघर्ष। किसके बारे में बात करेंगे, समानता के लिए संघर्ष, वी डिमांड इक्वेलिटी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपको फिर से क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। यानी कि ब्रिटिश शासन में जो है आज़ादी पाने के लिए जितना संघर्ष किया गया था उसके साथ साथ समानता के व्यवहार को और असमानता के व्यवहार के लिए भी
किया गया एक संघर्ष शामिल था। दलित, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। यानी कि जो दलित परिवार जो थे वो शुरुआत से ही यातनाएं और ये सब झेलते आ रहे थे, क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। उनको उस चीज़ की अनुभूति भी थी कि हाँ, हमारे साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। तो दलित, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको मंदिर में जाने के लिए अलाउड नहीं था, उन्हें बहुत सारे संगठन बनाकर मंदिर में घुसने के लिए भी उन्होंने संघर्ष किए। महिलाओं ने मांग भी की कि पुरुषों के साथ साथ उनको शिक्षा का अधिकार उन्हें भी होना चाहिए, क्योंकि पहले सिर्फ पुरुषों को ही पढ़ने का अधिकार था, महिलाओं को नहीं था। तो इसके लिए भी उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदार और उनकी उच्च ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। जो किसान थे और जो पुअर लोग थे, वो जो ब्याज पर के ऊपर पैसा लेते थे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, तो उसको भी कम करने की मांग की गई। इसके बाद में समानता के लिए संघर्ष में हमारा दूसरा पार्ट क्या होगा? 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, हमारा देश जब आज़ाद हुआ हो गया और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद में क्या क्या जो नेता लोग थे उन्होंने समाज में जितनी भी प्रकार की असमानताएं फैली हुई थी उनके बारे में विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। क्योंकि संविधान को लिखने वाले जो लोग थे, लाइक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, तो ऐसे लोगों को, जो नेता लोग थे, उनको पता था कि किस प्रकार के भेदभाव जो हैं हमारे इंडिया के अंदर फैले हुए हैं, किस प्रकार लोगों को ट्रीट किया जाता है, या फिर उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए जो आवाज़ उठाई है तो वो किस प्रकार से हैं। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसमें भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। तो नेता लोगों ने क्या किया? विचार विमर्श किया कि कैसे हम सब लोगों को बराबर कर सकते हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। जो अस्पृश्यता या छुआछूत थी उसको तो अब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि उसको अब अपराध की श्रेणी के अंदर काउंट किया जाता है। अगर कोई भी अगर छुआछूत फैलाता है तो उसको अपराध की श्रेणी में दंड देने का प्रावधान है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबी और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। क्या कहा गया है? जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद में क्या हुआ? हमारा देश आज़ाद होने के बाद 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, नेताओं ने सोचा कि किस प्रकार की जो धारणाएं हमारे देश में जो फैली हुई हैं, तो उन सब में जो असमानता है, छुआछूत जो है, तो उन सबको कैसे खत्म किया जाए, कैसे सम्मान किया जाए लोगों को। तो उस टाइम में जो आर्टिकल हमारा है 14, 15, 16, 17 और 18, ये समानता और समानता का जो अधिकार है उससे रिलेटेड, समानता और आरक्षण से 14, 15, 16, 17, 18 जो हमारा आर्टिकल्स होंगे वो किससे संबंधित है? समानता और आरक्षण से संबंधित है। क्योंकि ये क्यों लागू किए गए? क्योंकि लोगों में जो भेदभाव फैला हुआ था उसको समान करने के लिए, ताकि लोग जो है एक दूसरे को जो है समान रूप से देखें। तो इस वजह से 14, 15, 16, 17, 18 जो आर्टिकल है हमारा वो लागू किया गया, ताकि सभी लोगों में जो भेदभाव है वो खत्म हो सके। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे आपको दिया गया है समानता के लिए संघर्ष अगेन। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? तो यहाँ पे दिया गया है, संविधान के लेखकों ने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। क्या कहा गया है? संविधान के जो लेखक थे उन्होंने क्या महसूस किया कि लोगों को जो है अपने धर्म को पालन करने का, उनको अपनी भाषा बोलने का, अपने अनुसार अपने त्यौहार मनाने का, इन सब का जो है आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। यानी क्या कहा उन्होंने कि एक भाषा या फिर धर्म या त्यौहार जो है वो सबके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए, कि फिर तो वही हो जाएगा कि स्वतंत्रता मिली कहाँ, फिर से वही गुलामी की आपको बोल दिया कि आप सिर्फ होली मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे, रमजान मनाएंगे, बैसाखी मनाएंगे, जो आपको बोल दिया सिर्फ आप वही फेस्टिवल मना सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं मना सकते, तो फिर फ्रीडम कहाँ से होती। तो उन्होंने विचार किया कि अपनी मर्जी से कोई भी त्यौहार मना सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें फ्रीडम दे दी गई। और ये किसके अंतर्गत दी गई? आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 आर्टिकल्स को शामिल किया गया। किसमें? हमारे संविधान में। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, और सभी धर्मों को बराबर मानने का जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धर्मनिरपेक्षता के ऊपर जो हमारे आर्टिकल्स हैं
उसमें दिया गया है संविधान में। इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। और इन आर्टिकल्स की वजह से ही क्या हुआ, जो हमारा भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश बन गया, जहां लोग बिना किसी भेदभाव के अपने किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का फेस्टिवल मना सकते हैं, किसी प्रकार का खाना खा सकते हैं, किसी प्रकार की लैंग्वेज बोल सकते हैं, सब तरह की फ्रीडम जो है वो दे दी गई। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का संविधान। जो भारत का संविधान है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे भारत का संविधान। तो यहाँ पे उद्देशिका में आप क्या देखेंगे कि ये इसको क्या है, हमारे संविधान की आत्मा भी माना जाता है। ये प्रतिभूति हमारी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि आपका संविधान जो होगा सबके लिए बराबर होगा। यहाँ पे विश्वास, धर्म और उपासना, ये देखो धर्मनिरपेक्षता, और इसको आपको यहाँ पे शामिल किया गया कि स्वतंत्रता, यानी कि अपने हिसाब से वो कोई भी धर्म में या कोई भी फेस्टिवल वो मना सकते हैं। अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली उपभोक्ता बढ़ाने के लिए। तो ये कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसको। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष में हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता को हमारी एकता की महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। क्या है, धर्मनिरपेक्षता जो है वो हमारी एकता के महत्वपूर्ण, क्योंकि इतने सारे धर्म होने के बाद भी क्या है, हम लोग एक साथ रहते हैं, इंडियंस, देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। दूसरा, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। जो समानता है यानी कि सभी लोग जो हैं वो बराबर हैं, हम लोग जो भी हैं वो सभी लोग बराबर हैं, समानता का अधिकार तो एक अहम मूल्य है की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। सबको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सबको जो है समान अधिकार और अवसर प्राप्त हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। आज हम बिल्कुल एक आज़ाद देश में रहते हैं, तो हमें आज़ादी है कोई भी काम करने की, अपनी पसंद से हमें जो काम करें। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं, हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं, जिस प्रकार का हम करने चाहें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम किसी प्रकार की जॉब कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने देखा चैप्टर 1 में पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, आप जिस जाति में पैदा हो गए आपको वहीं काम करना पड़ता था। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो ये है खत्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो यहाँ पे आपको करवा दिया गया है कि आपका आर्टिकल जो 14, 15, 16, 17, 18 जो आपका जो आर्टिकल था वो बना था समानता और किसके लिए, समानता और आरक्षण के लिए। और दूसरा जो 25, 26, 27, 28 जो आपका है वो धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड है आपका। तो यहाँ पे आपने सीखा कि किस प्रकार जो है रूढ़िवादी जो धारणाएं बनी हुई है हमारे माइंड में, तो वो सब चीज़ें माइंड अपने अपने माइंड से निकाल दें और एक बेहतर इंसान बनकर अपने भविष्य में उभरें। क्योंकि ये जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं ये हमें आगे बढ़ने का इतना मौका नहीं देती हैं, क्योंकि रूढ़िवादी धारणाएं हैं, एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते हमें उनको चेंज करना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।